हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन है, आज हम डिस्कस करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कि भाई लाल बहादुर शास्त्री का किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन था, जो हमारे देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का अगर जन्म की बात किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म भी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। एंड दोनों की बर्थ एनिवर्सरी सेम ही होती है, जो वर्षगांठ है सेम ही है दोनों की। तो अगर देखा जाए तो जो लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, जिस प्रेसिडेंसी से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनकर आते थे उसी प्रेसिडेंसी से चुनकर आते थे लाल बहादुर शास्त्री भी। एंड दोनों की सेम प्रेसिडेंसी थी। अगर लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल की बात की जाए, कब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, टेन्योर जो उनका था वो 1964 से 1966 तक था, यानी 1964 से 1966 तक देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब क्या हुआ था, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई 9 जून 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद यह हुआ कि देश का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि अधिकांश जो वेस्टर्न जो मीडियास थी, जो वेस्टर्न स्कॉलर थे और जो बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री के बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाएगी तब ये देश का विखंडन हो जाएगा, तब जो भारत है अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा, भारत का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु से पहले ही कहा जाता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा देश में डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा देश में विविधता है और इस विविधता को लेकर के कोई देश आगे नहीं चल सकता है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि देश अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। लेकिन अब चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े लीडर थे, तो ऐसा कहा जा रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश को एकजुट रखने में, यूनाइट रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लेकिन अब चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो अब देश को एकजुट करने में कौन भूमिका निभाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि भाई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उत्तराधिकारी, एक तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश का दूसरा प्राइम मिनिस्टर कौन बने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बराबर का ही, कद का ही, उनके बराबर पर्सनालिटी का ही कोई व्यक्ति हो। तो इस चीज की बागडोर संभाली के कामराज ने। के कामराज के बारे में बात किया जाए तो ये उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अध्यक्ष थे के कामराज। ये सिंडिकेट पार्टी से संबंध रखते थे, साउथ के थे ये के कामराज। तो ऐसा कहा गया कि के कामराज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई अगला प्राइम मिनिस्टर वो बनाए, वो किसे अगला प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनते हैं। तो इसके लिए जो के कामराज ने एक अच्छी भूमिका निभाई थी, अच्छा काम किया था। हालांकि उनके जो सिंडिकेट, जो उनका जो पूरा एक सिंडिकेट का ग्रुप था, तो उनके सिंडिकेट ग्रुप के जो मेंबर चाहते थे कि भाई के कामराज ही दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन के कामराज का कहना था बिकॉज ऑफ मुझसे हिंदी नहीं आती और मैं साउथ से रिलेट करता हूं और मुझसे इंग्लिश भी नहीं आती, इसलिए मैं देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। मेरी जगह कोई एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। तो कामराज जो थे, के कामराज, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई देश का सेकंड प्राइम मिनिस्टर चुनना है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर चुनना। यहां पर जो चीफ मिनिस्टर थे, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी भी भूमिका बढ़ जाती, क्योंकि यहाँ पे आम सहभागी, यानी एक तरीके से सर्व सहमति बनाना जरूरी है, आम सहमति बनाना जरूरी था। तो एक तरीके से के कामराज ने हर किसी के ऊपर सहमति जताना शुरू किया कि भैया हम किसे चुनना चाहते हैं। के कामराज लाल बहादुर शास्त्री को एज अ प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहते थे और इसके लिए वो सर्व सहमति बनाना शुरू कर दी। हालांकि मोरारजी देसाई, जो इस टाइम पे मोरारजी देसाई जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, उनका कहना था, उन्होंने पूरी तरीके से ऐलान किया था कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। लेकिन चूंकि अगर देखा जाए मोरारजी देसाई का अगर व्यक्तित्व जो था वो थोड़ा अलग था, वो बहुत ज्यादा अनुशासन वाले व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा कड़े व्यक्ति थे और थोड़ा एक तरीके से उनका व्यक्तित्व थोड़ा अलग था, इसलिए के कामराज ने उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं चूज किया। उनका कहना था के कामराज की जगह, वो मोरारजी देसाई की जगह वो लाल बहादुर शास्त्री को एज अ प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहते। और चूंकि दूसरा ये भी कारण था, क्योंकि मोरारजी देसाई क्या करते थे, मोरारजी देसाई का एक अलग ही उनका था कि भाई वो किसी की सुनते नहीं थे और के कामराज चाहते थे
कि भाई इससे पहले था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या था कि उनकी जो थी भूमिका बहुत ज्यादा बड़ी थी, उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा बड़ी थी, करिश्मेटिक लीडर थे, जिसके कारण जो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी थी, पार्टी से बड़े थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब के कामराज चाहते थे क्योंकि ऐसा लीडर बने, कोई एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बने जो पार्टी से ऊपर ना हो बल्कि उससे ऊपर पार्टी हो। तो लाल बहादुर शास्त्री उन्हें ऐसे एक नेता लगते थे जो थोड़ा कम बोलते थे, छोटे कद के थे, शांत स्वभाव के थे, एक मध्य परिवार से संबंध रखते थे। तो एक तरीके से उन्हें लगा कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे नेता है जो हमारी सुनेंगे। तो इस आधार पर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को चुना और सर्वसहमति बनाई, सर्वसहमति बन भी गई। अब यहां पे पूछा गया लाल बहादुर शास्त्री से कि भाई लाल बहादुर शास्त्री क्या करना चाहते हैं। देन लाल बहादुर शास्त्री का कहना था एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप इंदिरा गांधी को बनाते हो, बिकॉज ऑफ चूंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, अगर आप उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर बनाते हो देन वो मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन मोरारजी देसाई वो एज अ प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट से अपने आप को हटाना नहीं चाहते थे। के कामराज ने उन्हें समझाया बिकॉज ऑफ अगर मोरारजी देसाई भी अड़े रहते तो इट मीन्स ये रहता कि जो कांग्रेस के अंदर जो पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव होता है कि भैया अगर दूसरा प्राइम मिनिस्टर चुनना है और उसमें सर्वसहमति नहीं बन पा रही, तो इसको लेकर कामराज ने उन्हें समझाया एंड मोरारजी देसाई मान गए। अब मोरारजी देसाई अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री देश के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर बने थे। लाल बहादुर शास्त्री से पहले जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो एक करिश्मेटिक लीडर थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। एक तरीके से देखा जाए तो उनके बराबर का कोई दूसरा लीडर था नहीं उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बराबरी का। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके बराबरी के थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उनके बराबरी का कोई दूसरा बड़ा नेता था नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन वो भी क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे राष्ट्रपति बनने के बाद। अब चूंकि जब आप प्रेसिडेंट बन गए इट मीन्स आप गवर्नमेंट में आपका कोई ज्यादा रोल रह नहीं गए। तो एक तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़ा कोई दूसरा व्यक्ति था नहीं, तो एक वो करिश्मेटिक लीडर थे। दूसरा अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज्यादा लंबे कार्यकाल तक देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक, यानी 9 जून 1964 तक, जब तक वो उनकी डेथ नहीं हुई तब तक वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने रहे, यानी 17 ईयर, यानी 17 साल वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी भी एक करिश्मेटिक लीडर थी। वो भी 1966 से प्राइम मिनिस्टर बनी थी। एंड जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन कर दिया गया उनके सिख गार्ड के द्वारा, तब उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर देश की नहीं थी। यानी इतना लंबा कार्यकाल उनका भी था, लाइक 79 एंड 80 के बीच था। तो इट मीन्स उनका भी कार्यकाल 14 से 15 साल का था। तो एक तरीके से दो प्राइम मिनिस्टर थे जो 14, 15 साल का कार्यकाल जो रखते थे, यानी इतने लंबे समय तक के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी उनका जो टेन्योर था इतना लंबा था और करिश्मेटिक लीडर थे। और इनके बीच एक लाल बहादुर शास्त्री का आना, लाल बहादुर शास्त्री जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का था, 1964 से 1966 तक। तो ये दो जो बड़े लीडर के कारण कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया वो ओवरशैडो हो जाते हैं। और हमारे यहाँ की जो मीडिया है या कि हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स ने ज्यादा उनके ऊपर डिस्कशन भी नहीं किया, ज्यादा उनके कार्यकाल के बारे में डिस्कस भी नहीं किया, जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में डिस्कस किया गया उतना लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देश में डिस्कशन नहीं किया गया। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जो लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे उन्होंने जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने किस प्रकार के चैलेंजेस को फेस किया, किस प्रकार से उस समय इश्यूज थे उन्होंने उन इश्यूज को टैकल किया। डोमेस्टिक लेवल पर अलग इश्यूज थे, यानी घरेलू जो राजनीति अलग चल रही थी, देश के आंतरिक भाग में अलग ही टाइप का सिक्योरिटी का इश्यू था।
और देश के जो बाहरी हिस्से में भी अलग प्रॉब्लम थी। इंटरनल लेवल पर यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग इश्यूज चल रहे थे। तो आखिरकार लाल बहादुर शास्त्री ने किस प्रकार से उन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया, इसके बारे में हमारी जो मीडिया है और हमारे जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। अगर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और हम डिस्कस करें तो जो शास्त्री वर्ड आता है, शास्त्री इट मीन्स स्कॉलर, यानी जो लाल बहादुर शास्त्री को जो शास्त्री वर्ड मिला है, स्कॉलर का वर्ड मिला है, वो एक उनके ऑनर में मिला था। और इसे किसने दिया था? इसे दिया था बैचलर ऑफ डिग्री दी गई थी, एक ऑनर दिया गया था विद्यापीठ के द्वारा उनको दिया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और डिस्कस करें हम तो ये सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी से संबंध रखते थे। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी के कार्यकर्ता थे, ये मेंबर थे। और सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी किसने बनाई थी? ये बनाई थी लाला लाजपत राय ने, और ये इसके कार्यकर्ता थे। इसके अलावा इन्होंने काम किया था जो बैकवर्ड की अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया था। जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग के सामाजिक स्तर को उठाने के लिए कि उनको समाज में एक अच्छा स्थान मिले, इसके लिए भी उन्होंने काम किया था। तो इस स्तर पर भी उन्होंने काम किया था। और बाद में वो इस सोसाइटी के वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे। इसके अलावा अगर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और डिस्कस करें तो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा एक तरीके से इन्फ्लुएंस थे। बहुत ज्यादा महात्मा गांधी का इनके ऊपर प्रभाव था। और महात्मा गांधी को देखते हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करे। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम थी उस पर इन्होंने पार्टिसिपेशन किया 1920 में, 1920 में। अगर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने किस किस प्रकार से 1920 में इस प्रकार से किया था। क्योंकि अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी तो 1916-17 में तो साउथ अफ्रीका से ही आए थे, और वो शुरू में उन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे होम रूलिंग आंदोलन चल रहा था। एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उसे चला रहे थे। और महात्मा गांधी का कहना था कि वो उससे ज्यादा संबंध रखते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने इस पे कुछ काम किया नहीं। हालांकि उन्होंने अहमदाबाद में उन्होंने काम किया, चंपारण में किया, खेड़ा में किया, तो यहां पर उन्होंने अलग अलग सत्याग्रह मूवमेंट किए थे। लेकिन जो उनका एक बड़ा प्रयोग था वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो 1919 में आया था, वो बाद में आया था। और उसी टाइम पे बहुत सारे जो यूथ थे महात्मा गांधी के विचारों के प्रति आकर्षित हुए थे, विचारों के प्रति अट्रैक्ट हुए थे। एंड देन उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। तो एक तरीके से देखा जाए लाल बहादुर शास्त्री भी महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने भी देश की आजादी के लिए पार्टिसिपेशन किया था। उन्होंने कौन कौन से चीज में पार्टिसिपेशन किया था? उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था उसमें। इसके अलावा साल्ट सत्याग्रह जो नमक सत्याग्रह था उसमें। इसके अलावा जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे उनका नाम विनोबा भावे था। एंड सेकंड जो सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको लेकर के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेशन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्टिसिपेशन किया था। ये तो आजादी से पहले उनका पार्टिसिपेशन था। आजादी के बाद उन्होंने किस प्रकार पार्टिसिपेशन किया? आजादी के बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने वो कांग्रेस की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट थी उसमें वो कई सालों तक रेलवे मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे। 5 साल तक रेलवे मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किया। 1951 से 1956 तक, 1951 टू 1956 तक वो थे। इसके अलावा और अगर बात किया जाए तो बाद में वो होम मिनिस्टर के भी पद में थे। अब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होगी 9 जून 1964 को, 9 जून एंड 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होगी, तो ऐसा कहा जाता है कि सही में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक तरीके से उत्तराधिकारी यानी जो सुटेबल लीडर थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। उसका कारण भी क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो क्या थे कि वो पब्लिक के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल थे। जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तब उनके टाइम पर रेलवे की 2 बार दुर्घटना हुई थी, यानी 2 बार एक्सीडेंट हुआ था रेलवे का। उन्होंने अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उन्होंने अपना 2 बार रेजिग्नेशन लेटर दिया था, 2 बार अपना इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ उनके टाइम पर रेलवे में दुर्घटना हुई थी। ऐसा
कोई भी होगा कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके, यानी कोई ऐसा लीडर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके कि रेलवे मेरे अंडर में आता है और अगर रेलवे में दुर्घटना होती है इट मीन्स वो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ऐसे कुछ ही यानी लीडर्स होते हैं और ऐसे लीडर लाल बहादुर शास्त्री थे। इसके अलावा 1963 में जब कांग्रेस को मजबूत करना था, यानी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना था, एक्चुअली क्या हुआ था 1962 में इंडिया एंड चाइना के बीच वॉर हुआ। अब जब 1962 में इंडिया एंड चाइना के बीच वॉर हुआ तो उस वॉर में अगर हम देखें तो एक तरीके से इंडिया की हार हुई, पूरी बुरी तरीके से हार हुई। तो उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद था उसके ऊपर अब उनकी क्रिटिसिज्म होने लगे, पार्टी के अंदर भी होने लगे, पार्टी के बाहर भी होने लगे। तो एक तरीके से अब ये कहा जाने लगा कि भाई कांग्रेस के अलावा भी कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। तब फिर ये सोचा कामराज ने कि भैया अब हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि भाई अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विरोध हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कामराज ने कहा कि भाई 6 कैबिनेट लेवल के जो मिनिस्टर थे, जो लीडर थे, उनको बोला कि आप अपने पद को त्याग कर दीजिए, आप अपने पद से रेजिग्नेशन दे दीजिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कीजिए। तो उन्होंने ऐसा किया और ये जो 6 कैबिनेट स्तर के जो मंत्री थे, जो मिनिस्टर थे, उनमें लाल बहादुर शास्त्री का भी नाम आता है। लाल बहादुर शास्त्री ने भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने पद का इस्तीफा दिया था। इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया। कुछ चैलेंजेस भी थे। लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए उसको लेकर के डिस्कस कर लेते। हालांकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम चैलेंजेस के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि भाई डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या थे एंड इंटरनेशनल लेवल पर चैलेंजेस क्या थे और उन चैलेंजेस को लाल बहादुर शास्त्री ने किस प्रकार से टैकल किया। लाइक डोमेस्टिक चैलेंजेस में क्या था कि भाई उस समय लैंग्वेज से रिलेटेड इशू था, उस समय केरला में प्रेसिडेंट रूल आ गया था, या कि फिर पंजाब वाले अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, या कि यूपी में इंस्टेबिलिटी थी। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और इंटरनेशनल इश्यूज, किस प्रकार से नैम फीकी पड़ गई थी, किस प्रकार से चाइना का और ज्यादा आक्रामक रुख आ गया था, चाइना ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिया था। तो ये सब चीज के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।